Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So today is day 11 and today we will discuss the important question. Not only important, I have taken the previous year question from for the chapter D and F block. So in today's video we will do the previous year important question for D and F block, and tomorrow in the part 2 of the same chapter we will do the question related to two compounds, potassium permanganate and potassium dichromate. Okay, so let's start the video. The very first question is the general electronic configuration of D block elements. This is a very important question and very simple question. आपको ये ध्यान रखना है D block elements and F block elements दोनों की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ. डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जनरल कन्फिग्रेशन होती है n-1 डी में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन एंड s 1 to 2 इलेक्ट्रॉन. ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है n-2 f 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट n-1 डी में होते हैं 0 to 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड NS इज फुली फिल्ड NS2. तो आपको दोनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ध्यान रखनी है, डी ब्लॉक के लिए भी और एफ ब्लॉक के लिए भी. ठीक है, MCQs में ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ द 3D series given below, which element show the maximum number of oxidation state? Okay, so there are elements given to us. Scandium is given, manganese is given, chromium is given and titanium is given. मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा? देखिए, अगर हम स्कैंडियम की बात करें ना, तो स्कैंडियम की होती हैं 3D1 4S2 है ना, स्कैंडियम की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D1 4S2. ठीक है, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम कितने शो कर सकता है? 3 शो कर सकता है. वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है. क्योंकि मैग्नीज की अगर हम बात करें तो इसकी जनरल कन्फिग्रेशन होती है आर्गन, उसके बाद होता है 3D5 4S2, तो मैक्सिमम ये शो कर सकता है +7. सिमिलरली अगर हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम के पास क्या होते हैं? इसका होता है 3D5 4S1, ये मैक्सिमम 6 शो कर सकता है ना, मैक्सिमम 6. टाइटेनियम की बात करें तो ये होता है 3D2 4S2, तो ये मैक्सिमम 4 शो कर सकता है. जितने वेरिएशन में बेसिकली इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो कर सकता है. तो आई होप आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा. येस, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, वो होगा मैंगनीज. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर सकता है? येस, मैंगनीज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. Next is the transition metal known to make interstitial compounds. Formation of interstitial compound make the transition metal. एक्चुअल में ये मैं टॉपिक आपको कवर अप करवाऊंगी, आज ही करवाऊंगी. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांजिशन मेटल के, कि ट्रांजिशन मेटल्स की हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स, दे शो कलर्ड कंपाउंड, ओके, दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड एंड दे फॉर्म एलोइज. ये सारी ट्रांजिशन मेटल की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इनके डिफरेंट रीजनिंग है. ठीक है, तो ये रीजनिंग मैं आपको करवाऊंगी. सिमिलरली अब इसी में एक ही आता है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं. इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? जितने भी जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, इनके जो लैटिस स्ट्रक्चर हैं, इनमें क्या होता है? इनमें होता है स्पेस, और उन स्पेसिस के बीच में कुछ एटम्स, स्मॉल साइज्ड एटम्स, मैं यहाँ क्या लिख देती हूँ? स्मॉल साइज्ड एटम्स. ठीक है, कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन. ये एटम्स वो जो स्पेसिस है, जैसे क्रिस्टल लैटिस बना लेते हैं, सपोज यहाँ पे ऐसा सही क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर होएगा, तो इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में स्पेस होगा. यहाँ पे जो स्पेस होगा ना, इन स्पेसिस के बीच में कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, स्मॉल साइज्ड एटम्स क्या हो जाते हैं? यहाँ पर स्पेसिस में अकोमोडेट हो जाते हैं, यहाँ आकर के रहने लग जाते हैं. और मतलब ये बेसिकली यहाँ पे स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. ये ट्रांजिशन मेटल बनाते हैं. इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने की वजह से ये क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं हार्ड. ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, मतलब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? ये हार्ड हो जाते हैं. ठीक है, आई होप आपको तीनों MCQ से समझ आ गए होंगे. प्रीवियस ईयर है, लास्ट ईयर की हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए कवर अप कर दी है. नेक्स्ट,
दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये सैम्पल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और काफ़ी जगह देखे जाने वाला क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसमें से आपको टोटल 5 अटैम्प्ट करने हैं। हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको कुछ एलिमेंट्स गिवन हैं, ओके, ट्रांजिशन मेटल्स गिवन है आपको, 3D डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ओके। विच ऑफ दीज आयन आर, फर्स्ट इज विच ऑफ दीज आयन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन से होंगे? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे जिसमें क्या सेम होएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो हमें एटम्स गिवन है वो हैं ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने इनके एटॉमिक नंबर लिख लिए 21, 22, 23, 24, जो इनके एटॉमिक नंबर्स हैं, और अकॉर्डिंग टू इनका जो चार्ज है, सपोज इसका 21 एटॉमिक नंबर है, 3 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 18 रह गया। सिमिलरली टाइटेनियम का 22 है, 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो 18 रह गया। वेनेडियम का 23, 4 पॉजिटिव मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए तो 19 रह गया। वेनेडियम +2 तो 21 रह गया। तो आपको ये सब के सब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, आपको ऐसे ही करना है, सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन्स लिख लेने हैं। तो आपको दिख रहा है ये 18 एंड ये 18, दो में इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं और किसी में तो सेम ही नहीं आ रहे, सब में डिफरेंट है। तो मतलब वो दोनों एलिमेंट्स कौन से हो गए, एक तो आपका एलिमेंट हो गया वो स्कैंडियम और एक आपका एलिमेंट हो गया वो टाइटेनियम, ठीक है, स्कैंडियम एंड टाइटेनियम, ये दो एलिमेंट्स हो गए। तो मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है यहाँ पर वो कौन कौन से हैं वो आप लिख सकते हैं, फर्स्ट में स्कैंडियम एंड टाइटेनियम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, समझ आ गया ये आपको। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव फॉर्म कलरलेस एक्वस सोल्यूशन। ये कलरलेस एक्वस सोल्यूशन फॉर्म करते हैं, मतलब अगर हम स्कैंडियम के, टाइटेनियम के अगर हम वाटर के साथ इसको डिज़ोल्व करेंगे, सॉल्वेट करेंगे, तो ये एक्वस सोल्यूशन जो इनके बनेंगे वो कलरलेस बनेंगे। ऐसा क्यों? देखिए, कलर्ड एक्वस सोल्यूशन उनके बनेंगे जिनके पास क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनके पास क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उनके क्या, कलरलेस सोल्यूशन बनेंगे, है ना। कलर्ड किसकी वजह से होता है, आपने पढ़ा होगा, ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स शो करते हैं ड्यू टू डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन, है ना। अब डी ट्रांजिशन के लिए क्या होना चाहिए, अगर सपोज लोअर डी ऑर्बिटल है एनर्जी का और हायर डी ऑर्बिटल है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन भी तो होने चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में एक्साइट होंगे, उसी को हम डी ट्रांजिशन बोलते हैं। अगर सपोज उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं, यहाँ पर ही इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, जो हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन शो किए नहीं है, तो वो कलरलेस बनाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या इनमें, हमें बताना है स्कैंडियम, टाइटेनियम, जिंक, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो आप देखिए, सबसे पहले अगर हम स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम की, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिया, आर्गन 3d1 4s2, टाइटेनियम की लिख दिया आर्गन 3d2 4s2, सिमिलरली जिंक की लिख लिया आर्गन 3d10 4s2। अब स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा कि वो सिमिलर आर्गन रह गया, फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन आ गई। सिमिलरली टाइटेनियम 4 पॉजिटिव का मतलब क्या, आर्गन की जो कन्फिग्रेशन है ये भी फुली फिल्ड है। और जिंक में क्या आ गया, जिंक 2 पॉजिटिव मतलब 3d में 10, ये भी डी ऑर्बिटल इसका भी क्या है, फुली फिल्ड है, डी ऑर्बिटल इसका फुली फिल्ड है। तो जब डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड है तो वहाँ पे डी ट्रांजिशन ही नहीं होगी, तो कलर्ड कॉम्प्लेक्स वो नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो जो एक्वस सोल्यूशन में वो कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे वो कलरलेस होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, विच आयन फ्रॉम द लिस्ट इज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट एंड वाई। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जिनके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसमें, डी ऑर्बिटल में, ठीक है। अगर डी ऑर्बिटल कैसा है, एक तरह से फुली फिल्ड है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉन ट्रांजिशन मेटल। तो आपको कहाँ देखने को मिल रहा है कि जो डी ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड है, ठीक है। इन सब में जो आपको गिवन है, देखिए ये सारे के सारे आयंस आपको ये गिवन है, ये सारे के सारे आयंस जो दिए हुए हैं,
इन आयंस में से कौन सा आयन जो है जिसे हम बोलेंगे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट वो होंगे जिनके डी ऑर्बिटल में क्या होंगे, कंप्लीटली फिल्ड होगा जिसका डी ऑर्बिटल। तो आपको यहाँ दिख जाएगा डी ऑर्बिटल किसका कंप्लीटली फिल्ड होगा, जिंक का। जब हम जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आएगा 3d10। अच्छा, आप यहाँ अगर कॉपर 2 पॉजिटिव की लिखेंगे तो कन्फिग्रेशन आएगी, कॉपर 2 पॉजिटिव की लिख रही हूँ मैं, 29 होता है, 27 एक तरह से 3d10 4s1 होता है, ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव के लिए। कॉपर की जनरल नॉर्मल 2 पॉजिटिव का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, ये हो गया आर्गन 3d9। जिंक 2 पॉजिटिव का मतलब ये है, कॉपर 2 पॉजिटिव का मतलब ये है। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा ध्यान से कि ये इस केस में अगर आप देखोगे इस केस में तो यहाँ D9 है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ D10 है, तो फुली फील्ड यहाँ पर फुली फील्ड है, फुली फील्ड है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन ट्रांजिशन। जबकि बाकी सारे के सारे ये कितने हो गए, सारे के सारे ट्रांजिशन। जिंक क्या हो जाएगा, नॉन ट्रांजिशन, ठीक है। अगर डी ऑर्बिटल कैसा हो, फुली फील्ड हो, तो वो क्या हो जाते हैं, नॉन ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्रोमियम फॉर्म 2 types of oxides, yes, chromium 2 positive, chromium 3 positive, which of them is expected to turn red litmus to blue। देखिए रेड लिटमस को जो ब्लू में चेंज करेगा वो कैसा होगा, वो हो जाएगा बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। क्रोमियम का बेसिक ऑक्साइड होता है ये CrO, क्रोमियम ऑक्साइड, और यहाँ आपको पता चल गया है CrO है तो वहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा क्रोमियम 2 पॉजिटिव। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्रोमियम 2 पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट अगर हमें निकालना है, मैं आपको फॉर्मूला एक बताती हूँ इसके लिए, ये मैंने आपके लिख दिया। मैग्नेटिक मोमेंट को हम निकालते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, √n+2। यहाँ पे n क्या है, n है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमें ये आयंस गिवन है, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव गिवन है, वेनेडियम 4 पॉजिटिव गिवन है, निकल 2 पॉजिटिव गिवन है, वेनेडियम 2 पॉजिटिव। इन सभी आयंस की आपने कन्फिग्रेशन लिख लेनी है, ठीक है, जो नॉर्मल। फिर 3 पॉजिटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के जो कन्फिग्रेशन आएगी वो तो आप देखेंगे। स्कैंडियम में तो आएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। वेनेडियम में देखिए 3d में 1, 3d जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। निकल 2 पॉजिटिव में देखेंगे 3d में 8, 3d में 8 का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अनपेयर्ड कितने रह गए, अनपेयर्ड रह गए 2। कई बार बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो नहीं, आपको डी में फिल करना है और देखना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करना है। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे डी में, यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी में, 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए किस में सबसे ज़्यादा है, ऑफकोर्स इसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसकी हो जाएगी, इसकी, फिर उससे कम इसकी। तो मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ दिख ही रहा है ऑर्डर। सबसे ज़्यादा हो जाएगी वेनेडियम 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव, वेनेडियम 4 पॉजिटिव एंड स्कैंडियम 3 पॉजिटिव। इस तरीके से ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के आप इसका आंसर कर सकते हैं। प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये आपको दिए हुए थे, इसमें करेक्ट किया था। वाई आर एलोइज मोस्टली प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रांजिशन मेटल। देखिए कैरेक्टरिस्टिक में ये बताया था ना, एलोय फॉर्मेशन, ट्रांजिशन मेटल से ही एलोय क्यों बनाए जाते हैं। ट्रांजिशन मेटल से एलोय बनाने का एक ये रीज़न है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, इनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है, एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो कैसी होती है, सिमिलर होती है, सिमिलर, ऑलमोस्ट सबकी कैसी होती है, सिमिलर होती है। इस वजह से इनके क्या बनाए जाते हैं, इनके एलोय बनाए जाते हैं। आपने एग्जाम्पल सुना होगा ट्रांजिशन मेटल के एलोय का, एक आपने ब्रास का एग्जाम्पल सुना होगा, ब्रास, एक आपने ब्रोंज सुना होगा। ब्रास क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक। ब्रोंज क्या होता है, कॉपर प्लस
तो ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं ना जिनके एलॉय हैं, तो ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनके एलॉय क्यों बनाए जाते हैं? ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक रेडियाई। आप ऐसे आंसर कर सकते हैं, ड्यू टू देयर, है ना, देयर भी लिखना पड़ेगा, सिमिलर एटॉमिक रेडियाई। इस वजह से क्या इनकी अलॉयज आपको पता ही है ना, अलॉय बनाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट विच आयन कैन ऑल्सो, थोड़ा सा मैं यहाँ से मैसी वगैरह करती, विच लास्ट क्वेश्चन इज विच आयन कैन ऑल्सो हैज़ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे किसकी +1 भी होती है, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करेंगे सब में, तो आप देखेंगे कॉपर जो एलिमेंट है या कॉपर, इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, +1 में स्टेबल होता है, एंड कॉपर 2 पॉजिटिव में भी स्टेबल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा कॉपर आयन, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो आपको आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कोई क्वेश्चन है? यस, स्लाइड में एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। वाई डू ट्रांजिशन मेटल हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपसे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करूँगी कुछ। वाई डू ट्रांजिशन मेटल हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो इसका क्या रीज़न होता है? एक्चुअल में जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है ये इंट्रैक्शन पे डिपेंड करती है, इंट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, ठीक है, उस पे डिपेंड करती है। अब इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन या बॉन्ड है ना, जिसे आप क्या बोल सकते हो, बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग बन रहा है उस पर। अब बॉन्ड कितना बनेगा, कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा, कितने बॉन्ड बनेंगे, वो डिपेंड करेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, है ना। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ज़्यादा ऑब्वियस है बॉन्ड बनाएगा, इंट्रैक्शन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगी, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी उतनी ज़्यादा होगी। तो आपको क्या चेक करना है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो उसमें इंट्रैक्शन ज़्यादा है, अगर इंट्रैक्शन ज़्यादा है तो हम क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये रहा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होगी। इस तरीके से डिपेंड कर रहे हैं। अब पूछा है वाई डू ट्रांजिशन मेटल हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, तो आप बोल सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्योंकि इनमें क्या होते हैं, इनमें होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें, इसलिए इनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होती है। अब पूछा हुआ है विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज हैज़ लोएस्ट किस में होगी, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में नहीं है, जिंक में। जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद है ना आपको, 3D10 4s2। देखिए डी में यहाँ पे सारे के सारे पेयर्ड 10 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस वजह से इनकी जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो क्या है, लोएस्ट। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो बॉन्ड इंट्रैक्शन नहीं होगी, इंट्रैक्शन नहीं होगी तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कम ही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर, वो मैंने आप लोगों के लिए कवर अप कर दिए हैं। कल KMNO4 और K2CR2 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी मैं कवर कर दूँगी। अब इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको, वो ये है यहाँ पे कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक। जैसे कि सबसे पहला आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जैसे हमने अभी पढ़ा, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। सारे आप नोट कर लें साथ में कि ट्रांजिशन मेटल्स जो है उनकी हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, ऐसा क्यों। तो आप इसका रीज़न क्या लिख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरएटॉमिक इंट्रैक्शन होती है। आप क्या लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरएटॉमिक इंट्रैक्शन होती हैं। अब वो जो स्ट्रॉन्ग इंटरएटॉमिक इंट्रैक्शन है वो किसकी वजह से है, ड्यू टू, और भी आगे इसको लिख सकते हैं ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास क्या है, इनके पास है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पहला ये। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो है, मैं यहाँ क्यों लिख रही हूँ, वो है ये दूसरा है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा क्यों है? अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का रीज़न क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करते हैं क्योंकि जो इनका N-1d एंड Ns, ये जो ऑर्बिटल है ना, इनका क्या होता है, वेरी लेस एनर्जी गैप,
है ना। अभी हमने देखा था मैंगनीज जो है, मैंगनीज Mn, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d5 4s2 और ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जो कि है +7। ठीक है, +2 से ये +7 तक शो करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 एस से भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और डी से भी लूज़ करेगा, और ये दोनों से इलेक्ट्रॉन इसलिए लूज़ कर पा रहा है क्योंकि दोनों ऑर्बिटल का जो एनर्जी गैप है वो कैसा है, बहुत ही कम है। ठीक है, आई होप दूसरा आपने पॉइंट नोट कर लिया। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, एक बार यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, 2 हो गए, एक क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ एटोमेशन, दूसरा हो गया वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड पॉइंट इज कलर्ड कॉम्प्लेक्स। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट जो आपको नोट करना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक में, कि ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। ऐसा इसलिए है, आंसर आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। किसकी वजह से होता है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, डी डी ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें नेक्स्ट ध्यान है कि ये फोर्थ पॉइंट, ठीक है, पॉइंट लिख लेना, फोर्थ पॉइंट ट्रांजिशन मेटल शो कैटालिटिक बिहेवियर या कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी होती है। आपने काफ़ी सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में देखा होगा, निकल कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, है ना। तो निकल प्लैटिनम कैटलिस्ट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसका रीज़न यही है एक तरह से, क्यों, ड्यू टू, आप इसका लिख सकते हैं ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से दे शो एबिलिटी टू फॉर्म एंड दो रीज़न लिख दीजिए, एंड एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है। ठीक है, अभी ये पढ़ेंगे। ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, है ना, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, इस वजह से इनका कैटालिटिक बिहेवियर होता है। चलिए अगला पॉइंट यही लिख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्यों फॉर्म करते हैं, वाई दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आपने देखा होगा ना, ट्रांजिशन मेटल्स मोस्टली से कॉपर, क्लोरीन, 4, इस टाइप के कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये ऐसा क्यों है, सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स ही क्यों बनाते हैं ऐसा, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होते हैं। इसका रीज़न क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का, क्योंकि इनमें जो इनका साइज स्मॉल होता है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, और एम्प्टी डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल। ठीक है, एंड दूसरा क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, और आप ये भी लिख सकते हो हाई न्यूक्लियर चार्ज, मतलब स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हो गया। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। एलॉय फॉर्मेशन का भी मैंने आपको बता दिया है कि ये, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, एक ये भी नोट कर लो आप, एक सिक्स्थ आपको क्या प्रॉपर्टी करनी है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। इंटरस्टिशियल पता चल गया ना, इंटरस्टिशियल क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनके लैटिस के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जहाँ पे स्मॉल साइज एटम जो है वो कंबाइन हो जाते हैं। और एक और आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि ये क्या बनाते हैं, 6 के बाद 7th पॉइंट, कि ये एलॉय फॉर्म भी करते हैं, एलॉय फॉर्मेशन भी होती है। एलॉय फॉर्मेशन पता चल गया ना क्यों होती है, इसका रीज़न आप यहाँ लिख लीजिए, मैं लिखवा देती हूँ, ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, तो आपको ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेने हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्यों ज़्यादा होती है इनकी, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन होती है, इस वजह से इनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होती है।
ठीक है। दूसरा है कि ये क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनका NS एंड N-1D दोनों ऑर्बिटल में क्या है, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप कैसा है, बहुत ही कम है, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एलॉय फॉर्मेशन करते हैं ये। एलॉय फॉर्मेशन क्यों करते हैं, ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, क्योंकि इनकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो कैसी होती है, वो सिमिलर होते हैं, इसलिए क्या शो करते हैं, ये एलॉय शो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है, आ जाते हैं, यस, ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं कलर्ड कंपाउंड। कलर कंपाउंड क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, कलर कंपाउंड का क्या रीज़न है, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। इनमें क्या होता है, कलर कंपाउंड के लिए आपने यही लिख देना, आपने क्या लिख देना, ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ये कलर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कैटालिटिक बिहेवियर है, क्योंकि ये क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी। कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, क्यों कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखना है इसकी रीजनिंग, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल में क्या होता है, खाली डी ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि इनके क्रिस्टल लैटिस में स्पेस होता है जहाँ स्मॉल साइज एटम आकर के अकोमोडेट हो जाते हैं, तो वो बना लेते हैं क्या, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट समझ आ गए होंगे, जनरल प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी। तो बेसिकली मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगी कि ट्रांजिशन मेटल के से जो भी क्वेश्चन है उसको किस तरीके से आप रीज़न कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या होगा इसमें, ये ऐसे क्यों होता है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ट्राई कीजिए इसमें क्या हो सकता है, उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का आप आंसर कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको बेनिफिशियल रहे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, स्टे tuned with this channel, and yes, if you have any doubt you can share your doubts in the comment section. Thank you so much for watching.